आखिर बांग्लादेश बॉर्डर पर ये जमावड़ा क्यों लगा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ जो अवैध रूप से देश में घुसे बांग्लादेशी अपने आप वापस लौटने को आमादा हैं? पर हैरान तो आप ये जानकर होंगे कि जो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं उनके पास भारत का आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास वोटर आईडी भी है। आज शो में इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद बात शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय की भी होगी, क्योंकि नीट की एक परीक्षा के लिए अब पीएमओ के अधिकारियों तक को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बैठक करनी पड़ रही है। अगर एक परीक्षा सही ढंग से कराने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक को लगना पड़ जाए तो शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? बात इन सारी खबरों के बाद कर्नाटक की भी करेंगे। आखिरकार सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे ही दिया। सीएम इन वेटिंग डीके शिव कुमार के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद ट्विशा मर्डर केस से भी कुछ अपडेट आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर भगदड़ मचने लगी है। बोरिया बिस्तर लेकर लोग बांग्लादेश वापस लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। कोई 20 साल पहले आया था, किसी को अवैध तरीके से बॉर्डर पार किए अभी 4-5 साल ही हुए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जब से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया है, लोग वापस जाने लगे हैं। आज तक के पश्चिम बंगाल ब्यूरो के एडिटर अनुपम मिश्रा ने नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। हैरान हो जाएंगे आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों की जो कहानियां आई हैं वो सुनकर। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का कोई छिप छिपा कर भागने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, बता रहे हैं कि हाँ, हम बांग्लादेश से आए थे, अब वापस जाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि हाकिमपुर बॉर्डर चौकी पर पुलिस ने एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाई है। जो लोग बांग्लादेश वापस जाने के लिए आ रहे हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। अधिकारी उनके बांग्लादेशी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड बाकायदा तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले आप हिदोय मुल्ला की कहानी सुनिए। हिदोय का परिवार 2001 में बांग्लादेश से भारत आया था। उनका जन्म भी यहीं भारत में ही हुआ, लेकिन पुलिस अब 2002 से पहले के कागजात मांग रही है जो उनके परिवार के पास है नहीं। हम लोग ने इतना सीरियस नहीं लिया था कि हाँ सच में बांग्लादेश जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो अब लोकल थाना से पुलिस आके मतलब डेली हरेसमेंट कर रहा है कि 2002 साल से पहले कोई डॉक्यूमेंट शो करो। तो मेरा जन्म हुआ है 2003 साल में। मम्मी पापा एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब एकदम भी नहीं है। तो मम्मी पापा डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए होता है, कुछ नहीं पता। तो जब हम लोग बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उस टाइम मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने किया ऑनलाइन। आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, मतलब जितना कर पाया उतना किया। उसके बाद जब वोटर आईडी के लिए प्रोसेसिंग किया ऑनलाइन में, तो उस टाइम रिजेक्ट हो गया। तो बांग्लादेश से लोग काम की तलाश में भारत आते हैं, लेकिन अवैध तरीके से अब वापस जा रहे हैं। लेकिन आने और जाने के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेशी होने के बावजूद इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ है। हिदोय ने बताया कि उसके पास आधार कार्ड, पैन, स्कूल के सर्टिफिकेट हैं, लेकिन वोटर आईडी के लिए उसने कई बार आवेदन किया, हर बार रिजेक्ट हो गया। एसआईआर में उसका नाम नहीं है। अब उसका परिवार वापस जा रहा है, पर उसका कहना है कि गलती उसकी नहीं, उसके माँ बाप की है और उसके माँ बाप अपने देश वापस लौट रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपना देश छोड़ रहा हो। 2001 साल में मम्मी पापा आया था। तो अब तो हम लोगों के पास बांग्लादेश में कोई ज़मीन नहीं है। और सोचिए कि इधर छोटा से इधर बड़ा हुआ हूँ, इधर यही का कल्चर मेरा शरीर में बैठा ये हो गया है। अब मान लीजिए कि मम्मी पापा समझ रहे कि मम्मी पापा अपना देश लौट रहा है, लेकिन हम लोग तो अपना देश नहीं लौट रहा है। हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद का देश छोड़ के कोई दूसरा देश में जा रहा है, मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा है। हाकिमपुर पोस्ट पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक 25 से 27 मई तक यानी कल तक
350 से ज़्यादा बांग्लादेशियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है जो वापस लौटने के लिए पहुंचे हैं। कल भी बॉर्डर पर करीब 50 से 60 लोग मौजूद थे। इनमें से कई लोग कोलकाता के न्यू टाउन, हटियारा, खड़दह, दमदम और डानकुनी इलाकों से आए थे। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि वो सालों पहले दलालों की मदद से अवैध तरीके से काम की तलाश में भारत में दाखिल हुए थे, भारत आए थे। ये मोहम्मद अली मुंशी हैं। इनका परिवार दशकों पहले भारत आया था। मोहम्मद ने बताया कि जब उसके पिता छोटे थे तब दादा पिता को कंधे पर बिठाकर बॉर्डर के इस पार ले आए थे। तब से परिवार भारत में ही है। उनका जन्म भी भारत में ही हुआ। लेकिन मोहम्मद ने भी बताया कि उसके परिवार के पास भी सारे आईडी कार्ड मौजूद थे, आधार, पैन, यहाँ तक कि पहले का वोटर आईडी भी बना हुआ था। लेकिन अब ये सब उनके किसी काम के नहीं है। से यहाँ पर है मैं लगभग 35-40 साल हो गया है। मेरा पापा जब छोटा था तब इधर आया था। अच्छा। तो मेरा जन्म यहीं पे है। तो अभी तो मतलब सरकार चेंज हुआ है, अभी इधर रह नहीं सकते, इसलिए अपना कंट्री में वापस जा रहे हैं। तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह? मेरा कुछ नहीं हुआ है। मेरा खाली आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब है। लेकिन अभी सब छोड़ के आए हैं। वो सब तो अभी काम का चीज़ नहीं है, इसलिए वो छोड़ के सब आ गए हैं इधर। तो आपके पिताजी का वोटर आधार ये सब था? पापा का एक साल वोट दिया है पापा, और मतलब 24 में। तो अभी तो मतलब स्टैम्प मतलब सील कर दिया गया है वोटर कार्ड, इसलिए मतलब सब। तो कैसे बना वोटर आईडी कार्ड जब आप बांग्लादेश से आए? वो हमको नहीं मालूम है। वो मतलब हम लोगों का, उधर का आदमी लोगों को मालूम है, पापा को मालूम है। अनुपम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि बॉर्डर पर मौजूद तमाम महिलाओं ने बताया कि वो कोलकाता के बाहरी इलाकों में घरेलू काम, कूड़ा बीनने का काम या मजदूरी करती थी, लेकिन बाद में उन्हें किराए के घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बॉर्डर पर मौजूद मफूजा ने बताया कि वो बांग्लादेश के खुलना ज़िले की रहने वाली हैं, लेकिन कई सालों से भारत में रह रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मफूजा कई बार चुनाव में वोट भी डाल चुकी हैं। उनका दावा है कि स्थानीय राजनीतिक और नगर निगम से जुड़े लोगों की मदद से उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाया गया था। मफूजा ने कहा, हमने यहाँ सालों तक वोट दिया, अब हमारे वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। वापस लौट रहे ज़्यादातर बांग्लादेशियों ने माना कि वे दोनों देशों में सक्रिय दलालों की मदद से अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत आए थे। जैसे कि ये लड़का 4-5 साल पहले भारत आया था दलाल की मदद से। कैसे आया था आप खुद सुनिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? न्यू टाउन हथियारा। कितने साल से वहाँ रह रहे थे? 4-5 साल से। उससे पहले कहाँ रहते थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश के कहाँ? खुलना में। तो वहाँ से खुलना से इस पार कैसे आए? दलाल का माध्यम में। कौन से बॉर्डर से? वो तो याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। तब भी उत्तर 24 परगना से ही जिला यही था? यही था। हाँ। कितना रुपया दिया था आपने? 8-9 हज़ार रुपये। तो बांग्लादेशी बॉर्डर था या इंडियन बॉर्डर था वो? ये दलाल था? बांग्लादेशी दलाल था। 8 से 10 हज़ार रुपया दिया था। हाँ वही। इनको सुनकर लगता है कि कितना आसान है बांग्लादेश से भारत आ जाना। कल भी हमने लल्लन टॉप शो में विस्तार से इस पर बात की थी। ये समस्या कोई आज की नहीं है। आज़ादी के बाद से पूर्वी पाकिस्तान से लाखों लोग आए और 1971 के युद्ध के समय और उसके बाद भी लाखों की संख्या में बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आते रहे हैं। आप कल का लल्लन टॉप शो देखेंगे तो आपको पूरी तस्वीर जो है क्रिस्टल क्लियर अपनी आंखों के सामने दिखेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। बीजेपी इस विषय को लंबे समय से उठाती रही है। 2021 का विधानसभा चुनाव हो या अब 2026 का, भारतीय जनता पार्टी ने अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को चुनाव में प्रमुखता से उठाया। शुभेंदु अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया के समय भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है, क्योंकि घुसपैठिए भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं और सरकार में आने के बाद से ही शुभेंदु इस मसले पर काफ़ी सीरियस नजर आए हैं। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट पॉलिसी की उन्होंने लगातार बात की है, लेकिन सरकार बने अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं। सवाल है कि जो लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, क्या वो सिर्फ डर की वजह से पहुंच रहे हैं या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी की जा रही है। जब से पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर बनाने की बात शुरू हुई है और होल्डिंग सेंटर बनने शुरू हुई हैं, तब से जो हाकिमपुर है उत्तर 24 परगना में, यहाँ पर लोग जो खासतौर पर अवैध बांग्लादेशी हैं, जो पिछले कई सालों के दौरान भारत की सीमा से अवैध तरीके से अंदर घुसे थे, बांग्लादेश से आए थे और यहाँ काम कर रहे थे, वो अब वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जमावड़ा हो रहा है, एक डर का माहौल है, पैनिक का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर अब उनको डर सता रहा है कि होल्डिंग सेंटर
सेंटर में उनको रख दिया जाएगा, पकड़े जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो प्रशासन है अब उनके खिलाफ हो गया है। जो आसपास के लोग हैं, जो जहाँ पर वो किराए पर रह रहे थे, मकान मालिक हैं, वो भी उनको कह रहे हैं कि आप लोग अब जाइए, यहाँ पर नहीं रह सकते हैं आप लोग। तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव है और डर का एक माहौल है। होल्डिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया था कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो ऐसे में डर का माहौल, साथ में जो आसपास जो लोग हैं उनका दबाव, प्रशासन का दबाव, इन सब परिस्थितियों में ये लोग स्वेच्छा से अब बांग्लादेश बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं वापस बांग्लादेश जाने के लिए। अच्छी बात यह है कि सरकार ने बांग्लादेश वापस जाने के लिए व्यवस्था की है। हाकिमपुर पहुंचने वाले कई लोगों को प्रशासन ने नॉर्थ 24 परगना जिले में बनाए गए अस्थायी होल्डिंग सेंटर्स में भेज दिया। सबसे बड़ा सेंटर टेटुलिया में पथेर साथी बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है। 27 मई तक करीब 116 लोगों को इसी होल्डिंग सेंटर पर भेज दिया गया था। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं, सुरक्षा के लिए पुलिस बल। अधिकारियों का कहना है कि जिले में और भी होल्डिंग सेंटर अभी तैयार किए जा रहे हैं। हाकिमपुर में जमा लोगों को बाद में बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। हाकिमपुर में जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में ऐसी परिस्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही है। जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो अभी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर ही एकत्रित हो रहे हैं। उसकी एक वजह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी जो लोग एकत्रित हुए थे, भीड़ एकत्रित हुई थी, इसी बॉर्डर पर एकत्रित हुई थी, यहीं से उनको बांग्लादेश भेजा गया था। तो सबको मालूम है कि इस जगह पर आने पर वो बांग्लादेश जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, जबकि दूसरे जगहों पर जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद में जो लोग अवैध बांग्लादेशी हैं, जो प्रशासन पकड़ रहा है, उनको वहां होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। और उत्तर 24 परगना में 2-3 होल्डिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी अब होल्डिंग सेंटर खुल चुके हैं। तो ऐसे में कई सारे होल्डिंग सेंटर्स फिलहाल हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको रखा जा रहा है। फिलहाल खबर यह है कि बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया जो मंगलवार रात तक चल रही थी, फिलहाल के लिए रोक दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है, ये मानना है कि बांग्लादेश ने अभी भारत से भेजे जा रहे बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को स्वीकार करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल से और भी खबरें हैं। चुनाव में हार के बाद टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। छोटे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमको पार्टी से निकाल दिया जाए ताकि सांसदीय विधायकी खतरे में ना आने पाए। इस पूरी सियासी उठापटक को समझने के लिए आपको हमारा आज का डेली पॉलिटिकल शो राजधानी जरूर देखना चाहिए। अब रुख करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर का। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। क्या देश का शिक्षा मंत्रालय ढंग से एक एग्जाम करा पाने में भी सक्षम नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब भरोसा नहीं रह गया है, जो एक परीक्षा कराने के लिए पीएमओ तक को दखल देना पड़ रहा है, रक्षा मंत्री को बैठक करनी पड़ रही है। मतलब कि नीट की एक परीक्षा कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्री तक को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। बस अब यही बचा है कि सेना को भी आप नीट की एक परीक्षा कराने के लिए उतार दीजिए। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मीटिंग में चर्चा नीट पेपर लीक पर हुई। 40 मिनट तक चली इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह भी मौजूद थे और इनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद थे। पीएमओ अधिकारियों का मीटिंग में मौजूद होना साफ बताता है कि बात शिक्षा मंत्रालय से ऊपर जा चुकी है। इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु मिश्रा को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि अब की नीट परीक्षा की पूरी प्रोसेस पीएमओ के अधिकारियों की कड़ी निगरानी में की जाएगी। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर उसकी प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और छात्रों के हाथ में पेपर पहुंचने तक एक एक चीज पर पीएमओ की नजर रहेगी। खबर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रोसेस पर नजर बनाए हैं। हर छोटी बड़ी अपडेट वो लगातार ले रहे हैं। इस खबर की आप ग्रेविटी को समझ रहे हैं ना? इस देश में पेपर लीक ऐसी बीमारी बन गया है कि अब देश के प्रधानमंत्री को एक परीक्षा कराने के लिए खुद कमान संभालनी पड़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी बताई जा रही है कि गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद पीएम के निर्देश पर ही नीट की पिछली वाली परीक्षा भी रद्द की गई थी। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के दामन में दाग सिर्फ नीट परीक्षा का ही नहीं है। नीट की परीक्षा देकर छात्र मेडिकल में एडमिशन तो तब लेंगे जब 12वीं का रिजल्ट ठीक ढंग से आएगा, बोर्ड की कॉपियां सही से चेक होंगी। सीबीएसई परीक्षा रिजल्ट विवाद पर भी
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया। उन्होंने माना कि कक्षा 12वीं की कॉपियों की जांच में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। बोले कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, इन गलतियों को सुधारा जाएगा। हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। छात्रों की सभी पेंडिंग शिकायतों का समय पर निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। बयान ऐसे वक्त आया है जब छात्र और पेरेंट्स लगातार डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। कई छात्रों का दावा था कि आंसर शीट के पन्ने धुंधले या अधूरे दिख रहे थे। कुछ छात्रों ने यहां तक आरोप लगाया कि उनके कई जवाबों को बिना चेक किए ही छोड़ दिया गया। सीबीएसई ने पहली बार डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया। टेक्निकल शब्दों में इसे ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम कहते हैं। इसकी मदद से छात्र अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट ऑनलाइन देख सकते हैं। कोई आपत्ति हो तो ऑनलाइन कंप्लेन भी करा सकते हैं। मकसद था पारदर्शिता बढ़ाने का, लेकिन बढ़ गई फजीहत। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए। एक्स पर पूछा कि आखिर सीबीएसई की ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट COEMPT कंपनी को क्यों दिया गया, जबकि ये कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबेरेना के तहत पहले भी विवादों में रह चुकी है। यह भी पूछा कि क्या कंपनी की बैकग्राउंड जांच हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। राजनीति में तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। तस्वीरें परसेप्शन बनाती भी हैं और परसेप्शन तोड़ती भी हैं। इसलिए अब एक तस्वीर बेंगलोर से भी आई है, वो भी देखिए। DK शिव कुमार सिर्फ सिद्धारमैया के पैर नहीं छू रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। जो खबरें सूत्रों के हवाले से आई वो सही साबित हुई। सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान के आदेश का मान रखा। जैसे 3 साल पहले DK शिव कुमार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात नहीं टाली थी। मंत्रिमंडल के साथियों के साथ नाश्ता करने के बाद आखिरकार सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सौंपने के लिए DK भी सिद्धा के साथ राजभवन पहुंचे थे। हालांकि राज्यपाल थावर सिंह गहलोत तब वहां मौजूद नहीं थे। सिद्धा ने इस्तीफा राज्यपाल के सेक्रेटरी के हाथ में थमाया। बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ये दूसरा कार्यकाल था। 2013 में पहली बार सीएम बने थे। उन्होंने दूसरे कार्यकाल में 3 साल पूरे कर लिए थे। 2023 में जब सिद्धा को कुर्सी सौंपी गई थी, बताया जाता है कि तभी रोटेशनल सीएम की बात फाइनल हो गई थी। यानी तभी तय हो गया था कि सिद्धा 5 साल सीएम नहीं रहेंगे। 2.5 साल बाद DK को सत्ता संभालने का मौका मिलेगा। 2.5 तो नहीं, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा। खबरें बता रही हैं कि जातीय समीकरण बैलेंस करने के लिए DK के साथ 2 से 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने के बाद DK शिव कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी राजनीतिक पारी को याद किया। इन वर्षों में साथ देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया। बोले 2006 में कांग्रेस से जुड़ने के बाद से कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और सांसदों ने मेरा समर्थन किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अब सिद्धारमैया कहाँ जाएंगे? क्या वो अब राज्यसभा जाएंगे? सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने की बात को सिरे से फिलहाल नकार दिया है। साफ कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले। बोले कि मैं कर्नाटक की सक्रिय राजनीति में बना रहूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभाने की इच्छा फिलहाल नहीं है। अगली सुर्खी, ट्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा अपडेट है। ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल कराने उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी हुई। गिरिबाला सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन देर रात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची। खबरें बता रही हैं कि सीबीआई ने उनके घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार किया। पूछताछ के वक्त गिरिबाला ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। उधर सीबीआई भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैंप ऑफिस बनाएगी, ऐसा दफ्तर जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए भोपाल में पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह भी मांगी गई। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।